नमस्कार मित्रों, अतुल IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की अभ्यास सीरीज़ के MCQ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी इस अभ्यास सीरीज़ MCQ सीरीज़ का क्या उद्देश्य है कि प्रीलिम्स जो है वो मई में आयोजित होने वाला है और उसी के रिगार्डिंग हम लोग रोज़ तैयारी कर सके, प्रीलिम्स की हर रोज़ तैयारी हो सके, हर रोज़ प्रैक्टिस हो सके। तो उसी के लिए हम लोग करंट अफेयर से आप लोगों के लिए जो है प्रश्न संकलित करके प्रीलिम्स के पैटर्न पे उनको फ्रेम करके आपके सामने उपस्थित करते हैं, ताकि आप लोग रोज़ प्रैक्टिस कर सकें और करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, ये सीख सकें। चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर उस संस्था का नाम पूछा है जहाँ से इस इंडेक्स को, इस सूचकांक को जारी किया जाता है। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं: श्रम ब्यूरो, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। हमारा सही विकल्प है श्रम ब्यूरो। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। ये चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर पर समय के साथ परिवर्तन को मापता है। यानी उपभोक्ता जिन वस्तुओं का भोग करते हैं, जैसे खाने पीने की वस्तुएं हो गई, ये सारी वस्तुएं हो गई, तो उनमें जो परिवर्तन आ रहा है समय के साथ में, उसको मापने का काम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक करता है। इसका आदर्श वर्ष 2012 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2012 में कितनी मूल्य था और 2023 में उसमें कितना बदलाव आया है समय के साथ, तो उसको परसेंटेज में नापने का काम CPI करता है। यानी ये परसेंट में बताते हैं कि 6.1% चल रहा है, 6.2% अब हो गया, या फिर अब 5.3% हो गया। ये मैं आपको इंडिकेटिव नंबर्स बता रही हूँ कि कितना बड़ा है और कितना घटा है। ये सारी बातें CPI के थ्रू पता लगती है। तो CPI के 4 प्रकार होते हैं: औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, कृषि मजदूरों के लिए CPI, ग्रामीण मजदूरों के लिए CPI और CPI ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। तो इसमें से जो ये प्रथम 3 CPI हैं, इनको श्रम ब्यूरो संकलित करता है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो चौथा वाला है CPI ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, इसको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है। ठीक है, हमारे अगले MCQ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिप्री की हाल ही में जो वार्षिक रिपोर्ट है वो जारी हुई है, इसलिए ये चर्चाओं में बनाया हुआ है। और इस वर्ष क्या नतीजे निकल कर आए हैं वो हम इस प्रश्न की व्याख्या के माध्यम से भी समझेंगे। तो इसका पहला कथन है कि इसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम में हुई थी। ये आयुध हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के अनुसंधान हेतु समर्पित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2018 से 2022 के बीच में विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक रहा है। यहाँ पे हमसे सही कथन पूछा गया है। तीसरा कथन हमारा गलत है, पहला और दूसरा सही है, इसलिए हमारा सही विकल्प हुआ केवल 1 और 2। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा कथन गलत क्यों हुआ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, ये हर साल अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है और उसमें जितने भी देश हैं वो किस प्रकार से हथियारों का आयात और निर्यात करते हैं उसकी जानकारी देता है। तो इसकी स्थापना के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। ये आयुध हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के अनुसंधान हेतु समर्पित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये किसी के भी अंतर्गत नहीं आता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी और संस्थान के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक तरीके से स्वतंत्र संस्थान है। ये नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता के लिए खुली स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। यानी किसी प्रकार का कोई इस पर दबाव नहीं है और खुले स्रोतों के आधार पर ये जनता के लिए और बाकी सबके लिए डेटा प्रदान करता है। इसकी 2023 की जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत 11% का जो है टोटल जितना भी
हथियार आयात हुआ है उसमें भारत का 11% हिस्सा है। तो भारत ने हथियारों को आयात किया यानी मंगवाया है या खरीदा है, ना कि जो है बेचा है। तो इसलिए हमारा तीसरा कथन गलत हो गया। उसके भारत के बाद में कौन रहा है? सऊदी अरब, फिर कतर और फिर ऑस्ट्रेलिया और चीन। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। निर्यातक में भारत नहीं, अमेरिका है सबसे फर्स्ट नंबर पे। 40% हथियारों का निर्यात अकेला अमेरिका करता है। उसके बाद रूस का स्थान आता है, उसके बाद फ्रांस का स्थान आता है, उसके बाद चीन का स्थान आता है और उसके बाद जर्मनी का स्थान यहाँ पर आता है। तो कई बार प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि निर्यातकों और आयातकों की में सबसे आगे कौन से देश हैं, तो वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। और सिप्री इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है। चलिए हमारे अगले MCQ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारतीय संसद ने 9 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया था। तो यहाँ पे हमसे कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही है और हमारा विकल्प डी इसका उत्तर है। तो आपने एक टैगलाइन पढ़ी होगी, जागो ग्राहक जागो। तो जागो ग्राहक जागो जो है वो उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में बताने के लिए ये टैगलाइन बहुत ज़्यादा ऐड में चलती है टीवी पर, ताकि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में पता लगे और उनका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो। और अगर किसी भी प्रकार से शोषण हुआ भी है तो वो उसके खिलाफ जो है केस जारी करके अपना हर्जाना ले सके। तो उन्हीं सबके अपने अधिकारों के लिए उनको जागरूक करने के लिए ये दिवस 15 मार्च 2023 को मनाया जाता है। इसका विषय क्या रहा है? स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारतीय संसद ने 9 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू भी किया था और पहली बार इसको 1983 में 15 मार्च को मनाया गया था। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में एक शब्द रहा था खोंडालाइट। तो खोंडालाइट किससे संबंधित है ये हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। 4 विकल्प हैं। ये एक उपग्रह है या चक्रवात है, चट्टान है या मिसाइल है। तो हमारा यहाँ पे सही विकल्प है चट्टान, विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं खोंडालाइट क्या है। खोंडालाइट एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है जो भारत के पूर्वी घाट में विशेष रूप से ओडिशा राज्य में पाई जाती है। अगर हम भारत की बात करें, भारत का नक्शा देखें पूर्वोत्तर का, तो यहाँ पे उड़ीसा राज्य है। तो यहाँ पे जो पूर्वी घाट का जो इलाका है वहाँ पर उड़ीसा राज्य में ये कायांतरित चट्टान खोंडालाइट पाई जाती है। ये मुख्य रूप से किससे बनी हुई है? फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज और अभ्रक से। इसका कलर गुलाबी ग्रे है। सामान्यतः निर्माण में ये एक सजावटी पत्थर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये खोंडालाइट के बारे में हमने इस MCQ अभ्यास प्रश्न के माध्यम से जाना। चलिए हमारे 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2022 में लॉन्च किया था। इस योजना का नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। इसे हरित क्रांति कृषिोन्नति योजना के तहत लागू किया था। यहाँ पे पूछा है कौन से कथन सही है। तो हमारा जो पहला कथन है वो गलत है, तो हमारा सही उत्तर हुआ सी, केवल 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला कथन हमारा गलत क्यों है। तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था, इसलिए हमारा पहला कथन गलत हो गया। इसमें कौन कौन से फसलों के बारे में विकास के बारे में बात की गई है? फल, सब्जी, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको, बांस। ठीक है, इनकी बागवानी के क्षेत्र में फसलों के समग्र विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र इसमें कुछ हिस्सा राज्यों को
कंट्रीब्यूट करता है, यानी कुछ हिस्सा प्रदान करता है। तो इस प्रकार की ये योजना है। तो ये किसकी नोडल मंत्रालय कृषि और किसान विकास मंत्रालय है, कल्याण मंत्रालय। तो अगर अब कोई बागवानी से संबंधित मिशन है, कृषि से संबंधित मिशन है, तो वो किस मंत्रालय के अंदर आएगा? कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत। इसे हरित क्रांति कृषोन्नति योजना के तहत लागू किया गया था। इसका फंडिंग पैटर्न है, इस योजना के तहत भारत सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों में कुल परिव्यय का 60% योगदान देती है और 40% जो हिस्सा है वो राज्य सरकारों का होता है। जो हमने यहाँ पे बात की थी कि केंद्र राज्यों को अनुदान देता है, तो 60% अनुदान राज्यों को वहाँ दिया जाता है जहाँ हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य नहीं है, और जहाँ पूर्वोत्तर राज्य और हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर हिमालयी जो राज्य हैं वहाँ पे 90% योगदान सरकार करती है। हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके अलावा उत्तराखंड आदि। ठीक है, तो यहाँ पर 90% योगदान है, बाकी राज्यों में 60% योगदान है, और इस तरीके से ये केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, तो यहाँ आज के हमारे अभ्यास सीरीज़ के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदी माध्यम के सहपाठियों के साथ में इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। हमारे अतुल IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। हमारी इस वीडियो सीरीज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।